Good evening, everyone. Good evening, and welcome to session. So today we are going to start with a very basic thing, but this is so basic and so very much important that we cannot do anything without that in physics. So let me introduce myself. I am Rajat, and I will be your mentor for the next 2 years in physics. I am a pass out of NIT Jamshedpur, mechanical engineering, uh, and then I also did my MBA. सो दोनों टाइप के एग्जाम्स का मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. सो आई विल बी एबल टू गिव यू अ गुड गाइडेंस एज टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, पर्टिकुलरली जहां पे टाइम बाउंड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या टेक्निक्स होते हैं, कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें. ये सब चीजों को आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों लेवल ऑफ एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं. So that was my brief intro. I will come to you all and I will really love to interact with you all, and I will do that in due course, because we are almost, we will be doing these classes for almost 4 to 5 days a week, around 40 to 45 minutes, right? So let's straight away go into the journey. और आपको देखेगा सब कुछ आपको लगेगा कि हमें आता है, लेकिन मैं इसमें जो एस्पेक्ट डालूंगा वो डालूंगा कि ये फिजिक्स में कैसे आ रहा है आपके सामने. ठीक है. तो आज मैंने आपके लिए एक बहुत सिंपल टॉपिक रखा हुआ है, एरिया एंड वॉल्यूम्स. याद है ये चीजें आपने मेंसुरेशन में पढ़ी हुई है. यस, 9th एंड 10th, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफ, कहीं से भी स्टूडेंट आए, ये सब चीजें उन्होंने 9th और 10th में की हुई है. रिमेंबर? सो आई एम टुडे डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट और टॉपिक mensuration. I will try to cover a lot of areas here. If there is something which is left and spill over, we will cover it in the next class. Okay, so basically mensuration में अगर आपको याद होगा, we deal with two things basically, area, volume, और एक और चीज which is called as the perimeter. यही तीन चीजें हम पढ़ते हैं, right? Okay, so जो perimeter होता है, that gives us an idea about the length. Example, suppose एक सर्कल है. इस सर्कल का पेरीमीटर जब मैं बोलूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अगर मैं इस सर्कल को कट कर दूं यहां से और इसको फैला दूं, तो इसकी लेंथ कितनी है? दैट इज व्हाट द पेरीमीटर विल टेल अस. सिमिलरली, सपोज वी आर हैविंग अ स्क्वायर फ्रेम लाइक दिस. सपोज आई कट इट फ्रॉम हियर और इसको पूरा मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो पेरीमीटर मुझे किसका आइडिया देगा? इसका लेंथ का आइडिया देगा, राइट? अब फिजिक्स में ये एस्पेक्ट कैसे काम आएगा? हाउ in physics this aspect will come in? Let's try to understand. Is the first point clear to everyone, guys? Is the first point clear to everyone, guys? Absolutely no issue. ठीक है, तो अपने को ये समझा कि जो पेरीमीटर है, that gives us an idea of length. ठीक है ना? तो मेरे पास एक सर्कुलर रिंग था, मान लो मैंने उसे कट कर दिया और उसे ओपन कर दिया, तो उसकी जो लंबाई है, that will give me an idea of the perimeter. ठीक है, तो पेरीमीटर इज बेसिकली लेंथ. अगर आप सोचोगे पेरीमीटर की यूनिट, तो उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, उसकी यूनिट होती है मीटर में, राइट? क्लियर है ये? अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सुने. अगर मैं लेंथ, किसी भी चीज का लेंथ बोलता हूं, एंड सपोज 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 वी आर हैविंग अ रॉड, and let us say it is having only one dimension, that is length. Length is the only dimension that the rod is having. There is no cross sectional area. Even if it is having, let us say it is negligible. So stay with me, guys. Problem क्या हो रहा है कि मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, right? So be vocal and ask, raise your hand. I will give you a chance to speak in the mic if you have any particular question. Okay? So suppose हमारे पास एक रॉड है, तो रॉड की लेंथ है और कोई डायमेंशन नहीं है. और कोई डायमेंशन नहीं है मतलब क्या? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, सिर्फ लेंथ है. अगर मैं बोलूं कि इस रॉड की मास, मास समझते हो, सबने इतना बेसिक फिजिक्स पढ़ा हुआ है, इस रॉड की मास सपोज m है. यू अंडरस्टैंड मास? वी अंडरस्टैंड इट, राइट? सपोज इस रॉड की मास m है, तो क्या मैं एक चीज निकाल सकता हूं विच इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट लेंथ? क्या वो हो जाएगा? ये मास m जो भी है इस रॉड का, और इसका लेंथ, लेट अस से इसकी लेंथ है l, तो क्या m बाई l
will be the mass per unit length that we will be having. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मास पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब हुआ? ये मास पर यूनिट लेंथ अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा। ये जो मास पर यूनिट लेंथ है इसको हम लोग बोलेंगे इट इज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ। ये वर्ड यूनिफॉर्म सुना है? पक्का सुना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ? एनीवन? सपोज मैं यहां पे एक छोटा सा मास उठाता हूं इस जगह पे, या फिर यहां पे मैं एक छोटा सा मास उठाता हूं इसी रॉड में, या फिर मैं यहां पे एक छोटा सा मास उठाता हूं इसी रॉड में, क्या इन सभी मास सभी जगहों पे, रेड में, ब्लू में, ऑरेंज में, क्या ये m/l की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अगर ये यूनिफॉर्म है तो? क्या ये बात समझे आप? मैंने क्या बोला? मैंने इस रॉड में अलग अलग जगहों पे देखो, रेड कलर से, ब्लू कलर से और ऑरेंज कलर से, ध्यान से देखना, मैंने देखो यहाँ पे तीन सेक्शंस लिए हैं इस रॉड पे। क्या सभी जगहों पे m/l की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अगर मास पर यूनिट लेंथ कैसा है गाइस? यूनिफॉर्म है तो। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? अगर मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है तो रेड रीजन में, ब्लू रीजन में और येलो रीजन में या ऑरेंज रीजन में यू विल सी दैट m/l की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो फिजिक्स में ये एस्पेक्ट इस तरीके से आता है, और भी डिफरेंट तरीके हैं जहां पे ये आएगा, आपको समझ में आएगी। तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू डेवलप। क्या ये बात समझ में आई? तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का पेरीमीटर निकालना है तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि उसकी लंबाई कितनी है टोटल। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। ठीक है, अच्छा, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में कुछ और बातें जो आपने पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड 10th लेवल में, मैं पूछता हूं आपसे। सर्कल, सर्कल की पेरीमीटर सबको समझ में आती है। सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है? 2πr। एवरीबॉडी नोज इट, राइट? अच्छा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आप सबने आर्क पढ़ा हुआ है, आर्क, सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन। इज दैट व्हाट इज नोन एज एन आर्क? इज दिस द आर्क ऑफ द सर्कल? ठीक, सपोज इफ आई से माय रेडियस इज r and this angle is theta. Theta you understand from your understanding of heights and distances. ठीक, ये थीटा है और ये आर्क है और ये आर है। Do you know that important relationship in trigonometry that theta is equal to this length of the arc upon r? ये सबको याद है? ये सबको याद है? नहीं नहीं, जस्ट मिनट, क्या ये सबको याद है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हो तो ये रिलेशनशिप आता है। एवरीवन? यस, एवरीबॉडी इज ओके, गुड। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये थीटा किस में होता है गाइस? ये थीटा हम किस में मेजर करते हैं? ये थीटा हम किस में मेजर करते हैं? आई नीड सम रेस्पॉन्सेज गाइस। डिग्रीज, ओके, डिग्रीज, ओके ओके ओके, बहुत से लोग डिग्रीज बोल रहे हैं। सभी लोग डिग्री बोलना चाहते हो? डिग्री गलत है बेटा, ये थीटा मेजर होता है रेडियन में। रेडियन सुना होगा तुमने, सुना होगा तुमने, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, सुना है क्या? पक्का सुना है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी आऊंगा, बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मेंसुरेशन। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, याद है आपको? सो थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास आ रही है, यहाँ पे थीटा की यूनिट क्या है? थीटा रेडियंस में होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर थीटा डिग्रीज में है और आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूला को लगाने के लिए क्या थीटा रेडियन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। यस, एवरीवन क्लियर? अब याद करो, आपने मेंसुरेशन में क्या किया है। आप अभी अभी कोई बच्चा बोलेगा सर लेकिन हमने डिग्री के साथ भी किया हुआ है। किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं कैसे सवाल आपने बनाए हैं। गाइज, आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? देखो, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि ये आर्क लेंथ निकाल के दो मुझे। सपोज आई से दिस इज आर एंड सपोज आई से दिस इज 45 डिग्री।
ये आर्क लेंथ निकाल के दो. सपोज इफ आई आस्क यू टू डू दैट, हाउ द हेल वुड यू फाइंड आउट दिस? एनी आइडिया? हाउ वुड यू फाइंड आउट दिस लेंथ? एनीवन? हाउ वुड यू फाइंड आउट दिस लेंथ? वेरी गुड, वेरी गुड. सो यू रिमेंबर द फॉर्मूला वेल. क्या ये था 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री? यस और नो गाइस? थीटा अपॉन 360 डिग्री, दिस इज व्हाट वी डू. ठीक है, क्या सबको समझा? करेक्ट. तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, ध्यान सुनो, जब मैंने यहाँ पे 360 डिग्री डाला है तो ये थीटा किस में होगा गाइस? ये थीटा डिग्रीज में होगा. लेकिन अगर मैं, सुनना, और लिख रहा हूं मैं, एवरीबडी टेक योर नोट्स प्लीज. अपने नोट्स लेते रहो पैरेलली सो दैट यू हैव समथिंग टू रेफर टू. 360 डिग्री सुनना ध्यान से, ये 360 डिग्री है. क्या 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियंस गाइस? अगर मैं इसको 2 पाई रेडियन में रखता हूं तो ये थीटा किस में आएगा गाइस? इट विल बी इन रेडियंस, राइट गाइस? इट विल बी इन रेडियंस. यस. तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं. अगर तुम इसको देख रहे हो, इस फॉर्मूला को, तुमको समझ में आएगा कि अच्छा, अगर तुम अकल लगा पा रहे हो तो तुमको ये चीज आती हुई दिखाई देगी, ये वाली. कैसे सर? देखो, खुद देखो. अगर मैं ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल कर देता हूं, विल आई गेट आर थीटा एज द मेजर ऑफ दिस आर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस, जो मैंने बताया था. क्या थीटा इक्वल टू एल बाय आर? तो क्या ये लेंथ ऑफ द आर्क को अगर मैं एल बोलूं, विल इट बी आर इंटू थीटा? बट थीटा इज इन रेडियंस. आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग इट, राइट? क्लियर है ये फंडा? क्लियर है? नोट डाउन एवरीथिंग दैट इज देयर इन दिस व्हाइट बोर्ड. आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. इज इट डन? डन? ओके. ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. यहां तक सबको क्लियर है? अभी हमने जो जो बात की, देखो मैंने पेरीमीटर के बारे में बात की. पेरीमीटर का मैंने इंपॉर्टेंस आपको फिजिक्स में समझाया. मास पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है, और मास पर यूनिट लेंथ का यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है. ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए. अब हम बात करते हैं एरिया की. आओ देखो, एरिया. एरिया हम सब जानते हैं, बेसिक फिगर्स का एरिया अपने को पता है. अपने को देखो, ध्यान सुनना. या आई विल गो देयर. व्हाई आई टेक 360 डिग्री एज 2 पाई? देखो 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 देखो, एक सेकंड. यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन आया है, सर व्हाई आई टुक 360 डिग्री एज 2 पाई? बेटा ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, आपको याद रखना है. 180 डिग्री पाई रेडियन होता है. सो 360 डिग्री यूनिटरी मेथड लगाओगे, 360 डिग्री कितना रेडियन होगा? 2 पाई रेडियन होगा. सो जो 360 डिग्री था उसको अगर आपने 2 पाई रेडियन लिखा, तो आपको जो थीटा है उसको किस में लिखना पड़ेगा? रेडियंस में. तो थीटा अगर रेडियंस में रखोगे, ये 2 पाई कट जाएगा. देखो आर इंटू थीटा फॉर्मूला आ रहा है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थीटा इक्वल टू एल बाई फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन थीटा इज इन रेडियंस. दिस इज व्हाट आई वांट टू पुट इन योर हेड. क्लैरिटी है? क्लियर है एवरीवन? पक्का? समझे क्या? जिसका भी ये क्वेश्चन था, क्लियर है? थोड़ा रेस्पॉन्स कर दिया करो, क्योंकि दिस इज द वे इन विच आई विल बी एबल टू गैदर योर रेस्पॉन्सेस, एल्स नथिंग. ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, क्या हो रहा है आगे मुझे पता नहीं. सो बी वेरी वोकल एंड रेस्पॉन्ड. एरिया. अच्छा, एरिया देखो, स्टैंडर्ड फिगर्स का एरिया आपको पता है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब का एरिया आपको पता है. ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबको पता है. एरिया में इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. एरिया निकालना है तो एरिया आप निकाल सकते हो. थोड़ा सा बेसिक बेसिक बातें मैं करूंगा. मुझे एक बात बोलो, सपोज आई गिव यू इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? एवरीबॉडी नोज इट. अगर हम बोले कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो इसका एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. राइट गाइस? ये आपको याद है, राइट? अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ करना है, कुछ समझना है, राइट? कुछ बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई करनी है. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका मैथ स्किल्स ब्रशअप कराऊंगा, बेसिक ज्योमेट्री. वैसे ज्योमेट्री में हम थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली कुछ कुछ चीजें करेंगे, बट वो किसी अलग दिन डिस्कस करेंगे. अभी सुनो ध्यान से. ये √3/4 साइड स्क्वायर आया कैसे होगा? एनीबॉडी?
देखो मैं तुमको कुछ चीजें बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये तुमको शायद पता नहीं होगा। ट्रिगो, वेरी गुड। देखो किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो तुम्हारे पास, उसका एरिया होता है हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, वेर, मैं बहुत गहरी चीज बता रहा हूं, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन साइड 1 एंड साइड 2। ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का। बस आपको साइन थीटा आना चाहिए और वो थीटा पता होना चाहिए। अब देख ध्यान से, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। क्या 60 डिग्री है गाइस, एवरीवन? या तो क्या हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू, देखो ये और ये दोनों ए इंटू ए है, मान लो दो साइड हमने लिए, इंटू इनके बीच का, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है गाइस? साइन 60 डिग्री। ओके, तो इसका एरिया साइन 60 डिग्री की वैल्यू यू ऑल नो, इज इट √3/2? ओके, is it √3/4 a square? So this is a tremendous formula. I would ask all of you to remember this. अगर आपको ये पता था तो बहुत बढ़िया, अगर आपको ये नहीं पता था तो अभी लिख लीजिए। क्या क्लियर है ये? अब देखो, अब देखो ध्यान से, सपोज आई एम हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, राइट? ये मान लो बेस है, ये मान लो हाइट है, तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, राइट गाइस? करेक्ट। आपको पता है कि इसका जो एरिया आता है, इसका एरिया आता है फ्रॉम योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो आपने अभी तक स्टैंडर्ड 10th में किया, हाफ बेस इनटू हाइट। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू नोज दिस, वेरी गुड। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस फॉर्मूला को यूज करो और अपने आप को कन्विंस कर लो कि यस दिस विल आल्सो वर्क। हाफ इंटू बेस, एक साइड है बेस, दूसरा साइड है हाइट, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, इज इट 90 डिग्री गाइस? क्या रिजल्ट वही आ रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट? आई होप यू गॉट इट। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको फील करना, सुनना। सपोज इफ आई से, ध्यान सुनना, सपोज इफ आई से दिस साइड इज ए, दिस साइड इज 2a, ठीक? दिस साइड इज ए, दिस साइड इज 2a, ये 90 डिग्री है, ठीक है? तो ये कितना हो गया बेटा? व्हाट इज दिस? इज दिस hypotenuse? So we will use it as a square plus 4a square, which is √5a. क्लियर है ये? डन, वेरी गुड। क्या आप मुझे ये एंगल बता सकते हो? ये एंगल, सपोज आई आस्क यू टू फाइंड आउट दिस थीटा। सबसे पहले बच्चे के मन में आ रहा होगा, while the person or the student is doing that, उनका आपके बैक ऑफ द माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये थीटा पूछ क्यों रहे हैं? क्या आपको पता चला मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? नो नो नो, किसी ने बोला ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, गलत। ये थीटा मुझे निकालना, मैं कैसे निकालूं? ये थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, आपको साइन कॉस या टैन में से क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? गाइस सोच के बोलो, हड़बड़ी मत करो, आराम से आराम से आराम से। क्या यूज करोगे टू गेट दिस थीटा? देखो किसी ने बोला tan थीटा, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, अगर आप tan थीटा करोगे तो यू विल राइट इट एज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस व्हिच इज 2a/a, व्हिच इज 2। अगर आप sin थीटा करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज 2a/√5a, व्हिच इज 2/√5। आपको दिख रहा है? नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये sin थीटा आपको पता चला ना गाइस? एक सेकेंड, आर यू ऑल फीलिंग कंफर्टेबल विद द sin थीटा एंड cos थीटा एंड tan थीटा? Guys, right angle trigonometry is something which you all have done, right guys? Everyone, right angle trigonometry. तो right angle triangle में कैसे trigonometry अप्लाई करना होता है, you all know it, right? तो एक चीज हमेशा याद रखें,
जिस एंगल को हमने थीटा बोला है उस एंगल का साइन कॉस टेन अगर मुझे निकालना है तो बेसिक रूल क्या होता है, एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो होता है बेस। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इज ऑलवेज पर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, फिर इज 2a अपॉन रूट 5a। आपको समझा मैंने क्या बोला? जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है उसके ऑपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक मैथ्स? सो अब सवाल है कि सर व्हाई द हेल यू आर टेकिंग दिस साइन थीटा, टेन थीटा तो हमने बोल दिया, साइन थीटा आप क्यों ले रहे हो? मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है तो मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर आप इसका एरिया निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से, तो देखो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अगर तुम लगाते हो तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2a इंटू ए, तो ये आ रहा है ए स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी करूं, सुनो, हाफ इंटू रूट 5a, ये हाइपोटेन्यूज रूट 5a है गाइस, इंटू ये बेस, बेस कितना है ए, ये देखो ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड रूट 5a है, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो साइन थीटा करना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, 2/√5। ध्यान से देखो, अच्छा, तो देखो रूट फाइव मर गया क्या, 2 मर गया क्या, रिजल्ट फिर से आया ए स्क्वायर। अच्छा, मतलब दिस रिजल्ट विल वर्क वंडर्स, या, एंड इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से दो साइड ले रहे हो और उनके एंगल ले रहे हो, दिस विल ऑलवेज गिव द रिजल्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखो अगर मैं ये ए लूं और ये 2a लूं और ये 90 डिग्री लूं, क्या मेरा रिजल्ट ए स्क्वायर आएगा? अगर मैं ये ए ले रहा हूं और रूट 5a ले रहा हूं और ये एंगल थीटा ले रहा हूं इनके बीच का, क्या तब भी मुझे मेरा आंसर मिलेगा और वो भी ए स्क्वायर मिलेगा? रिस्पॉन्स कम है गाइज, आर यू ऑल इन सिंक? ये सब क्लियर होना चाहिए, बेसिक मैथ शुड बी क्लियर, एल्स फिजिक्स डिफिकल्ट जाएगा। क्या क्लियर है ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए, ओके फाइन। तो ये जो सर आपने जो मुझे फॉर्मूला ये बताया सर, हाफ साइड वन इंटू साइड टू इंटू साइन थीटा, is it applicable for any type of triangle, any type of triangle, any type of triangle? Again I am telling you, any type of triangle, मतलब सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, कुछ भी ले लूं, क्या सब में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल, 100% एप्लीकेबल, और आप आंसर ला सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी दो साइड चाहिए और उनके बीच का एंगल चाहिए। अब आप सुने सुने सुने, कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल, अच्छा, कोई भी दो साइड है उसके बीच का एंगल, अब देखो दो साइड की वैल्यू दे दी जाएगी, अब उसके बीच का एंगल निकालने के लिए हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़े, आपको ज्योमेट्री लगाना पड़े, जो भी लगाना है वो एंगल आपको लाना है। दो साइड और उसके बीच का एंगल आ गया तो उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो जनरली सर, सो यू टॉक्ड अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल बट यू डिडंट टॉक अबाउट एरिया ऑफ एनी अदर फिगर, तो क्या बाकी फिगर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है? बाकी फिगर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि अगर आपको ट्रायंगल का एरिया पता है तो इसकी मदद से आप किसी भी और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। रेक्टेंगल, उसको दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दो, स्क्वायर उसको दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दो, ट्रपीजियम उसको दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दो। तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना सबसे अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना आता है, आप बाकी सभी फिगर्स को ट्रायंगल में ब्रेक करके आंसर ले आओ। क्या मेरी बात समझ में आई है? एम आई मेकिंग सेंस? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लैरिटी है ये? अब सुनो, ये जो एरिया है, एरिया में भी जैसे हमने लेंथ में मास को डिस्ट्रीब्यूट किया था, एरिया में भी अगर हम मास को डिस्ट्रीब्यूट करें, सुनो, सपोज हमारे पास ऐसा एक स्क्वायर प्लेट है, एंड लेट अस से कि स्क्वायर प्लेट में मास पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। सपोज इफ आई से मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सपोज इफ आई से मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो ये अगर मैंने एक प्लेट लिया है, इस प्लेट की कुछ ना कुछ मास तो होगी, तो अगर ये मास इस प्लेट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अभी मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को कैसे दिखाऊंगा? तो ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास है, इसको मैं दिखाऊंगा मास पर यूनिट एरिया।
अभी मास एरिया में डिवाइड होगी। समझे क्या? फिर से वही बात, सपोज मैंने यहां पे एक छोटा सा एरिया लिया, सपोज मैंने यहां पे एक छोटा सा एरिया लिया, सपोज मैंने यहां पे एक छोटा सा एरिया लिया इसी रेक्टेंगल के अंदर, क्या इन सभी एरियाज में जो मास पर यूनिट एरिया है क्या वो कांस्टेंट रहेगी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास तो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास तो क्या क्लैरिटी है ये? समझे आप? क्लियर है? कोई इश्यू नहीं है। अब सुनो, इसके बाद अगर आप समझोगे कॉन्सेप्चुअली तो आपको आता है एरिया ऑफ एन्युलर रीजन। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है फिजिक्स में, तो मैं इस पे आ रहा हूँ। एन्युलर रीजन आपको समझ में आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज इफ आई टेल यू देयर इज अ स्क्वायर ट्रैक, और इस स्क्वायर ट्रैक को ना ग्रेवलिंग करना है इसके चारों तरफ। क्या ये इसको मुझे ग्रेवलिंग करना है? ग्रेवलिंग समझते हो? ठीक है, लेट अस से कि ये इसकी रेडियस है ए, मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, फिजिक्स में वेरिएबल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और ये बी। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एन्युलर रीजन? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एन्युलर रीजन? जो शेडेड रीजन है या शेडेड एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द एन्युलर रीजन। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एन्युलर रीजन? कैसे निकालोगे? क्या इज इट एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल? नहीं आया समझ? इज इट एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल? वेरी गुड। क्या क्लैरिटी यही है? तो ये आ जाएगा पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज इट द एरिया ऑफ दिस एन्युलर रीजन? करेक्ट, करेक्ट। सपोज मैं आपसे बोलूं, सुनना ध्यान से, वेरी गुड, सुनना ध्यान से, यू गॉट द एरिया ऑफ दिस एन्युलर रीजन, राइट? सपोज इफ आई से दैट मास ऑफ द एन्युलर रीजन इज एम। मान लो ये कोई रिंग है, रिंग है, रिंग ऐसे ही दिखेगा, सर्कुलर रिंग है, और एन्युलर रीजन का मास है एम। फाइंड मास पर यूनिट एरिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मास पर यूनिट एरिया की? m डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द एन्युलर रीजन करोगे, क्योंकि मास जो है क्या वो एन्युलर रीजन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है? वेरी गुड। तो विल इट बी पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गाइस एवरीवन? इज इट द मास पर यूनिट एरिया? एंड ये जो मास पर यूनिट एरिया हमने बोला है, सुनना ध्यान से, अगर मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है? मतलब वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। देखो जैसे एम इज द टोटल मास, वो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है। मतलब मैं कहीं पे भी एक छोटा सा मास उठाऊं, उसका मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहेगा इस एनुलर रिंग में या इस रिंग में। क्या क्लैरिटी है ये? तो आपने मास पर यूनिट एरिया निकाल ली। मास पर यूनिट एरिया का बहुत सिग्निफिकेंस है, आपको फिजिक्स में दिखेगा। तो ये सब फिगर्स आपको आते हुए दिखेगा। सबसे ज्यादा आता है रिंग, डिस्क। अच्छा, डिस्क की बात करेंगे अभी। डिस्क समझते हो? डिस्क, डिस्क देखा है? रिंग और डिस्क में क्या फर्क है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so what is the difference between ring and disc? Any idea? Ring and disc. क्या आप ये समझते हो कि बहुत सारे रिंग इज अ वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल? वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। डिस्क क्या होगा? क्या बहुत सारे रिंग को अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो क्या डिस्क बन जाएगा? कैसे बहुत सारे रिंग को अगर मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सजाता गया तो क्या मुझे डिस्क मिल जाएगा? ये समझा क्या मैंने क्या बोला?
अगर आप बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सजाते गए तो क्या आपको डिस्क मिलेगा? ओके ओके, तो ऐसा बहुत सारे रिंग एकदम सटा हुआ ऐसे ऐड करते जाओगे, क्या आपको डिस्क मिल जाएगा? ऐसा आपने कुछ टॉयज में भी देखा होगा, राइट? वो अलग अलग रेडियस के रिंग्स रहते हैं जो कि एक के ऊपर दूसरे के ऊपर कंप्लीटली फिट होते हैं, तो उनको अगर आप फिट करके रख दोगे तो वो एक डिस्क बनेगा, ठीक है? सो डिस्क में भी जो मास पर यूनिट एरिया है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है। अगर मैं मास पर यूनिट एरिया निकाल रहा हूँ, मास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द डिस्क, अच्छा डिस्क की एरिया क्या होगी? सपोज वी आर हैविंग दिस डिस्क और इसकी रेडियस मान लो मैं लेता हूं आर। अब क्या ये डिस्क है तो क्या इस पूरे रीजन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो अगर आप ध्यान दोगे तो मास पर यूनिट एरिया अगर मैं करूं तो वो एरिया कितना हो जाएगा गाइस? क्या वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट एज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क। तो डिस्क और रिंग आपको समझ में आता है कि डिस्क कैसे निकालते हैं, रिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज, सपोज मैं इस डिस्क में इतना पोर्शन का एरिया निकालना चाहता हूं, इतना पोर्शन का कैसे निकालूंगा? और ये एंगल है मान लो थीटा, कैसे निकालूंगा इस पोर्शन का एरिया? पूरे डिस्क का एरिया नहीं चाहिए, इतने पोर्शन का एरिया चाहिए। हाउ टू फाइंड आउट दैट? स्टैंडर्ड 10th, कम ऑन, अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है गाइस। डू नॉट आंसर दिस। इट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, वेरी गुड। एंड व्हाट इज दैट गाइस? इज इट पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई? अगर मैं थीटा अपॉन 360 डिग्री लेता हूं तो थीटा को किसमें रखूंगा? डिग्रीज में। और अगर मैं थीटा बाई 2 पाई लिखता हूं तो थीटा को किसमें रखूंगा? रेडियंस में। और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन आपको आता है, क्लियर है ये? समझे? अब देखो यहां पे एक और छोटी सी चीज जो फिजिक्स में कभी कभार काम आ जाएगी, ये देखो, क्या इस रीजन का एरिया आप निकाल सकते हो? इसको क्या बोलते हैं गाइस? ये जो रीजन में अभी शेड कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट? एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? करेक्ट, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट? गुड, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, ओके अंडरस्टूड, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, गॉट इट। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड 10th में भी कोई सवाल ऐसा मिल जाए। क्या क्लैरिटी है? ये ध्यान से देखो, ये क्या चमत्कार था सर, ये क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस? ये चमत्कार ऐसा है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का तरीका है हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यस और नो गाइस? तो अभी आपको समझ में आएगा, अच्छा बेटा ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रेडियस है, रेडियस तो पता रहेगा, दिया हुआ रहेगा, और इसके बीच का जो एंगल है अगर वो दिया रहा है उसका साइन थीटा निकाल लूंगा, काम खत्म। और जनरली आपको जो एंगल दिया जाएगा, क्या वो एंगल 30, 60, 45 डिग्री यही सब दिया जाएगा गाइस? एवरीवन नोट इट डाउन प्लीज। यस डन guys, am I making sense? Are you able to connect the dots? Are you all able to connect the dots? Am I making sense? Okay, got it। बहुत बढ़िया, मजा आया, ये बहुत बढ़िया, ये समझा सर। ओके, ठीक, चलो चलो चलो, अब देखो अब हमने एरिया, तो एरिया में हमने एक चीज पढ़ी कि मास कैसे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? देखो ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझा है, इसका टेक्निकल टर्म है, इसको किताब में देखोगे तो किताब में अलग अलग लैंग्वेज में समझाएंगे।
मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बच्चे को समझाता हूं। यूनिफॉर्म मतलब होता है हर जगह एक समान, सिंपल बोलचाल लैंग्वेज में, हर जगह एक समान। कहीं पे भी मास उठा लो, उसकी मास पर यूनिट एरिया क्या होनी चाहिए, सेम। कहीं पे भी मास उठा लो, उसकी मास पर यूनिट लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है? यस नो में। क्लियर है ये फंडा? पक्का? 100%? कोई इश्यू नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं लास्ट टर्म में जो है वॉल्यूम। ये तो ट्रोमेंडसली सिग्निफिकेंट है। फिजिक्स के बहुत सारे एरियाज है जहां पे वॉल्यूम के बिना काम नहीं होगा। इसमें से वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस जो है सबसे ज्यादा जिस चैप्टर में आता है वो आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपने स्टैंडर्ड 9th लेवल में किया है, 10th में तो है नहीं। आईसीएससी बोर्ड का बच्चा अगर होगा तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स स्टैंडर्ड 10th में भी है, आई सपोज। आईसीएससी का कोई बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है? फ्लूइड मैकेनिक्स आपने फ्लूइड पढ़ा हुआ, याद करो, बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी, यू नो, आपने पढ़ा है, राइट? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है आपने, याद है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो, वॉल्यूम के अंडरस्टैंडिंग के बिना ये चैप्टर में आपको पकड़ या ग्रिप नहीं बनने वाली। वॉल्यूम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली अगर हम समझें तो दिस इज द रीजन विच इज ऑक्युपाइड बाय मटेरियल। इट इज द रीजन इन 3D ऑक्युपाइड बाय मटेरियल। और ये मटेरियल क्या हो सकता है गाइस? ये मटेरियल हो सकता है सॉलिड, ये मटेरियल हो सकता है लिक्विड, ये मटेरियल हो सकता है गैस। सो थोड़ी सी ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम जानते हैं ऑलरेडी, मैं जस्ट आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं। देखो, गैस का वॉल्यूम जो होता है, इट इज ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट, ऑलवेज। क्योंकि गैस की खुद की कुछ वॉल्यूम नहीं होती है। डज इट ऑलवेज ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी, गैस वॉल्यूम इज ऑलवेज दैट। यस, यस। लिक्विड वॉल्यूम, is it volume of the container? No, 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 think. सपोज ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैं कंप्लीटली वाटर से भर सकता हूं, कंप्लीटली। अगर मैंने कंप्लीटली वाटर से भर दिया तो क्या यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा? लेकिन इसको, इसके लिए मुझे इसे कंप्लीटली भरना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है ये? लेकिन अगर मैंने इसको पार्शियली भरा, मान लो मैंने इसको यहां तक भरा लिक्विड से, लेट अस से हाइट h तक, तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है? क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर है? आई होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। बट सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है, दैट इज ऑलवेज द वॉल्यूम ऑफ द शेप, जिस शेप में मास डिस्ट्रीब्यूशन है। Guys, are you all in sync? Are you all understanding? Students participate. Few students are very vocal, and I really like it. Those who will not participate, they will not learn. So that is as simple as that. So I would request all of you to be please very vocal and ask your doubts and questions, right? So solid की volume जो है वो होती है हमेशा volume of the shape where mass distribution is present. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर हमें बात करनी है। आ जाओ, अब देखो, सुनना, ये समझा अभी सबको? अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम निकालने का आपने फॉर्मूला देखा हुआ है? आपके पास फॉर्मूला है?
तो वॉल्यूम निकालने का आपके पास अलग अलग शेप के लिए फॉर्मूला है। मैं आपको कुछ ट्रिक दे रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बट लेट मी सी वेदर यू नो दिस और नॉट। देखो वॉल्यूम जो होती है, ये दो टाइप की बॉडीज होती है जिसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। एक वो बॉडी होता है जिसका टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया सेम होता है, ऐसे सॉलिड्स का, 3D बॉडीज का। और दूसरा वो जिसका टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया आर नॉट सेम। तो ऐसे सॉलिड्स या 3D ऑब्जेक्ट जिनका टॉप एरिया और बॉटम एरिया इज सेम, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ठीक है, पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड जानते हो, या फिर कोई भी अदर शेप, हेक्सागोनल, ऐसा मान लो हमारे पास एक शेप आ गया ऐसा, ठीक है, इस टाइप। ये सब ऐसे शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं या 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम। अगर मैं इसको टॉप एरिया मानूं, ये इस साइड में बॉटम एरिया है, ये देखो सब सेम है, दिख रहा सिलेंडर का, देखो ये टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है। क्या आपको ये पता है कि इन सब का वॉल्यूम निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है? अगर टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है तो वॉल्यूम इज एरिया ऑफ टॉप और बॉटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड टॉप एरिया। क्या ये समझे आप? आई एम प्रीटी मच श्योर यू ऑल हैव एन इनसाइट इनटू दिस। क्या क्लियर है ये? मतलब अगर जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया आप इसको रटते हो पाई आर स्क्वायर एच, मैं बोल रहा हूँ रटो मत। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, टॉप एरिया बॉटम एरिया दोनों पाई आर स्क्वायर है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एच। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है? इसकी वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। खत्म हो गया। तो इसका फायदा ये हुआ कि अगर आपको कोई नॉन स्टैंडर्ड शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए, सपोज आपको ये शेप दे दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड, सपोज एक इक्विलैटरल पिरामिड है, ये अगर आप देखोगे दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड शेप, राइट गाइस? हाँ सर, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड शेप। लेकिन अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दिया गया, तो अगर आपने ऐसे रटा हुआ है जैसे पाई आर स्क्वायर एच एंड ऑल दोस थिंग्स, तो क्या आप वहां लटक जाओगे? लेकिन यस यस, मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि अगर टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है, तो उन दोनों एरिया के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो कोई भी शेप का आपको वॉल्यूम पूछ ले, क्या आप आंसर निकाल सकते हो? डिड यू अंडरस्टैंड द क्लेवर इंटेंशन ऑफ पुटिंग द फॉर्मूला और रीफ्रेमिंग द फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर वे? आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि ये रहा, देखो ये है एक हेक्सागोनल शेप है, तो हेक्सागोनल शेप का ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है या पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है। इसका मुझे प्रिज्म, सॉरी इसको प्रिज्म बोलते हैं, ये हेक्सागोनल प्रिज्म और ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसका मुझे एरिया, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो स्टैंडर्ड अगर हमने रट के गया हुए हैं तो हम रुक जाएंगे, लेकिन अगर हमें ये पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हम एक हेक्सागन का एरिया निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन हेक्सागन, ऑल ऑफ यू? ये सब चीजें देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, 80% फिजिक्स इज 8 9 10th मैथ्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, और 20% इज 11th एंड 12th मैथ्स। बिना मैथ्स का फिजिक्स का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, और यही सब चीजें बार बार आती रहेंगी। इधर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यही सब करना पड़ेगा आपको पूरे फिजिक्स के कोर्स में। तो फिजिक्स करना है तो ये मैथ्स आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कोई मुझे बता सकता है इस हेक्सागन का एरिया कितना होगा? हेक्सागन समझते हो ना, रेगुलर हेक्सागन, पक्का पढ़े हो तुम, गारंटीड। कोई भी बोर्ड का बच्चा हो पढ़ा हुआ है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, उम्दा परफॉर्मेंस। मजा आ गया मुझे बस तुम्हें पढ़ा के। बोलो।
करेक्ट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो हेक्सागन है ये बेसिकली 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। और 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड कैसे पता चला 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल? कैसे पता चला 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल? कौन बताएगा? सेंट्रल एंगल कितना होता है इसका? रेगुलर हेक्सागन है बोल के सुनो, रेगुलर अगर नहीं हुआ तो फिर सारे एंगल 60 डिग्री नहीं होंगे। कैसे आया 60 डिग्री? आप कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, ये देखो, ये ए है ना, बिकॉज ये रेगुलर है तो क्या सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो गया। और ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दो साइड्स इक्वल है, तो फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, 60 60 60 180 डिग्री 60 60 60 में डिवाइड होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस हेक्सागोनल फेस। और इसका एरिया आ गया। अब क्या करना है, इसके साथ ये जो इसकी हाइट है ये मल्टीप्लाई कर देनी है बस, हाइट एल जो भी बोलो। तो इसके साथ अगर ये एच मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मुझे इस हेक्सागोनल प्रिज्म का वॉल्यूम मिल जाएगा गाइस? एवरीवन, क्या हेक्सागोनल प्रिज्म का वॉल्यूम मिल जाएगा? सो आई हैव रीच्ड 750 मार्क बैरियर। Are you feeling the or getting the intent of continuing it for next 5 to 7 minutes or should I stop here? अगर आपका कोई और एंगेजमेंट नहीं है तो, एंगेजमेंट है तो मैं रुक जाऊंगा। मैंने 45 से 50 मिनट बोला था, तो ऑलरेडी 50 मिनट ओवर हो गए हैं। Shall I continue for next 5 minutes or should I stop here? You tell me. समझ रहा है ना? कंटिन्यू कर दूं और 5 मिनट? 8 बजे छोड़ दूंगा फिर। ओके फाइन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है सर, बट ये एक ट्रायंगल का आएगा ना, एक ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर है, इसको 6 से मल्टीप्लाई भी तो किया। तो अभी क्या ये पूरे हेक्सागन शेप का एरिया आ गया? यस और नो? हाँ। तो ये हेक्सागन का एरिया आ गया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा एच टू गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म। तो ये बहुत शानदार चीज है, खतरनाक, मस्त। अब आता है वो ट्रायंगुलर फिगर्स जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम नहीं होता। ऐसे कौन से फिगर आते हैं? देखो, इसका जो बेसिक फिगर है वो है कोन। कोन। तो इसका टॉप एरिया जो है वो 0 है और बॉटम का एरिया जो है वो है πr²। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? देखो, इसको याद रखने का, टॉप एरिया कर लो प्लस बॉटम एरिया कर लो, डिवाइड बाय 3 कर लो, इनटू इनके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी h। अब यहाँ पे बच्चे का सवाल आएगा कि सर ये 3 से क्यों डिवाइड किया सर? ये जो चीज है ये चीज आपको समझ में आएगी जब मैं आपके साथ करूंगा इंटीग्रेशन। थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है? तब आपको ये समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वो आपको अभी क्लैरिटी नहीं आएगी। सिर्फ इसको याद रखने का तरीका ऐसा कर लो, 1/3 πr² h, टॉप एरिया 0, बॉटम एरिया πr²/3 इंटू एच कर लिया। क्या क्लैरिटी है? अच्छा, याद है आपको एक और चीज, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला किसी को याद है? 10th में है आपके सिलेबस में फ्रस्टम, या हटा दिया गया है? सीबीएसई आईसीएसई हटा दिया गया है क्या फ्रस्टम? बाल्टी बोलते हैं जिसे हम लोग। फ्रस्टम है सिलेबस में, हटा दिया गया है? इट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। ओके, नो सर, इट्स नॉट देयर इन आईसीएसई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका देखो, इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका जो है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक मैथ्स तुम्हारा रिकैप कराऊं, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो। ये R1 है। सुनना, जिस बच्चे का बेसिक ज्योमेट्री क्लियर है, ये R2 है। बच्चा सुने, बिकॉज आप लोग सभी अभी बोर्ड्स देने वाले हो, तो आई एम अज्यूमिंग समथिंग दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ। ये R1 और ये R2 है गाइस। इसकी वैल्यू मान लो है h, और ये जो लेंथ है यहाँ पे ये है l।
क्या आप ये देख रहे हो? देखना ध्यान से। क्या आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी लगाने का स्कोप दिख रहा है क्या? क्या आपको सिमिलैरिटी लगाने का स्कोप दिख रहा है? सिमिलैरिटी 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 इज अगेन बिग एरिया। एक चैप्टर है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हो लाइट चैप्टर में। शैडो की लंबाई निकालो, ये आप स्टैंडर्ड 11 12 में डिटेल में पढ़ोगे। उसमें सिमिलैरिटी तो मतलब भर भर के है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्री आना चाहिए। देखो आगे ज्योमेट्रिकल लिखा हुआ है, तो बिना ज्योमेट्री के वो चैप्टर नहीं होगा। और बिना मेंसुरेशन के फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं होगा। और भी बहुत सारे चैप्टर है फ्लूइड्स का, तो पर्टिकुलरली फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें तो बिना मेंसुरेशन के होने ही नहीं वाला, गारंटीड। मेंसुरेशन जिसको क्लियर नहीं है वो चैप्टर वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर सवाल में आपको मेंसुरेशन का कोई ना कोई फॉर्म, कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज करना ही करना है। गाइस समझ में आ रहा है? क्या यहाँ पे हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं? सिमिलैरिटी पढ़ा है सबने? सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही आपके सिलेबस में पक्का है? क्या ये दो लाइन आपस में पैरेलल है? तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये कॉमन एंगल है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल है। देखो एक ट्रायंगल है ये छोटा वाला, और दूसरा ट्रायंगल है ये बड़ा वाला। फील हो रही है? क्या इन दोनों ट्रायंगल में मैं सिमिलैरिटी लगा सकता हूँ? आर यू ऑल गेटिंग द फील? यस। तो अगर मैं सिमिलैरिटी लगाऊं, मैं क्या लिख रहा हूं सुनो, R1 अपॉन R2 इज इट इक्वल टू L अपॉन L प्लस H। समझ में आ रहा है? यस। तो अगर मैं ये करूं, तो क्या मैं ये L की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2? अब सुनना, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब देखना आपको बहुत करने की जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स के हर एक सवाल में ये सब आएगा, वैसे घबराने की बात नहीं है। ये सब बेसिक मैथ्स है जो कि मेरे हिसाब से आप सबको आना चाहिए। तो जो L की वैल्यू आएगी गाइस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, L की वैल्यू आ जाएगी R1H अपॉन R2 माइनस R1। यस और नो गाइस? हाँ सर, ये L की वैल्यू आ गई। अब सुनो ध्यान से, ये जो हमने ये इसको एक्सटेंड करके ये फिगर बनाया, क्यों बनाया सुनो। क्या मैं ये बड़े वाले कोण से, अगर मैं ये छोटा वाला कोण हटा देता हूं, तो क्या मुझे फ्रस्टम का फॉर्मूला मिलेगा? अरे हाँ यार, अगर बड़े वाले कोण से छोटे वाले कोण का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या मुझे फ्रस्टम का वॉल्यूम मिलेगा? एवरीवन? यस। तो बताइए, छोटा वाला बड़ा वाला कोण का वॉल्यूम, इज इट 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H प्लस L? इसमें से मैं हटाऊंगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। तो अगर मैं यहां से 1/3 पाई कॉमन ले लूं, तो इट इज लाइक R2 स्क्वायर H प्लस L माइनस R1 स्क्वायर L। तो क्या ये हो जाएगा? सबको समझ में आ रहा है? अब आप ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं एवरीवन, वी विल गेट इट राइट। क्या क्लैरिटी है? ये 1/3 पाई आप कॉमन निकाल सकते हो, आप आंसर ला सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब देखो, मुझे इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा कल। मैं आज इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ गाइस। आई ऑलरेडी ओवरशूट माय टाइम बाय 10 मिनट्स। आई होप यू अंडरस्टूड, यू लाइक द सेशन, एंड यू गॉट सम आइडिया एज टू हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड। फिर से मैं बता रहा हूं, जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा ये सब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएंगी। याद रखना मेरी एक बात, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, फिर जो चार ऑप्शंस मैच कराने हैं, वो चार ऑप्शन तक आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही करना है। क्या करना है? मैथ्स। सो ऐसा कतई ना समझे कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्ट्रीम में जा रहे हैं, सो हमें मैथ्स से पाला नहीं पड़ने वाला है।
आपका 8, 9, 10th का मैथ्स 100% क्लियर होना चाहिए, 100%। बाकी आप 11, 12th का मैथ्स ज्यादा मत जानो, सिर्फ मैं वेक्टर्स और कैलकुलस पढ़ाऊंगा, वो सीख लो जितना मैंने बताया है, आपसे सब बनेगा। लेकिन ये सब चीजें खट 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 होनी चाहिए एकदम। कोई किसी ने बोला अरे वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म बताओ, खट से हो गया, ठीक है, खट से हो गया। क्या क्लैरिटी है ये? आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर वेरी सून, ठीक है। सो